Welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic differential geometry. Differential geometry में सेकेंड लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करने वाला है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, बेसिक इक्वेशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सरफेस और जो प्लेन होता है 2D में 3D में 3D में प्लेन होता है 2D में कर्व हम उनको अब हम आर्क लेंथ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है और कंपोनेंट फॉर्म में अगर किसी चीज़ को लिखते हैं वो बेसिकली इन क्या होती है। ठीक है, तो हम इन कंपोनेंट फॉर्म की यहाँ पे बात करने वाले। तो इन कंपोनेंट फॉर्म जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म वो कैसे लिखे जाते हैं पहले मैं उसको समझ। तो इन कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है कि जब भी हम किसी वेक्टर को यहाँ पे लिखते हैं तो वैसे तो वेक्टर को क्या लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा जाता है। कभी आर वेक्टर हमारे पास में है। और अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म में तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा x1 लिखा जाएगा और e1 लिखा जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x2 e2 एंड इसी के साथ में x3 e3 इक्वल्स टू r। इस टाइप से इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर लिखा जाएगा और इसी को हम समीशन कन्वेंशन की फॉर्म इन कंपोनेंट फॉर्म क्या लिख सकते हैं एक्स आई ई टू द पावर आई लिख सकते हैं जहाँ पे आई जो होगा वो 1 2 3 यहाँ पर होगा। ओके, सो बेसिकली क्या होगा कि इस केस के अंदर इक्वेशन ऑफ सरफेस इन 3D प्लेन और स्पेस और इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व हम यहाँ पे समझेंगे, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस लाइक वी कीप लाइक इसको हम यहाँ पे कर्व कहते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इन कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे उसको यहाँ पे लाइक जो कर्व होते हैं उनको लिखते हैं या फिर सॉरी जो भी वेक्टर होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, इक्वेशन ऑफ सरफेस इन 3D और इन 3D हम उसको क्या कहते हैं प्लेन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सरफेस 3D में प्लेन या फिर हम स्पेस कहते हैं। क्या होता है वो द लोकस ऑफ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस टाइप की इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं ऐसे कोऑर्डिनेट्स का जो लोकस होता है उनको हम क्या कहते हैं उसमें इक्वेशन ऑफ सरफेस कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एफ ऑफ x1 x2 एंड x3 इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल होते हैं जब हम बात करते हैं 3D के बारे में तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आपको मिलेंगे। 3 वेरिएबल वेरी करेंगे इसके अंदर तो उससे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगा किसका सरफेस का इक्वेशन मिलेगा और 3D में हम उसको क्या कहते हैं प्लेन कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब आता है इक्वेशन ऑफ कर्व, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस वी कीप अ कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ दो सरफेस जब मिलेंगे तो देखो क्या होता है ये एक टाइप का सरफेस बन रहा है यहाँ पे इस टाइप का। ठीक है, ये एक सरफेस बन रहा है। अब ये सरफेस को हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल के एक फंक्शन से डिनोट किया। अगर इसी टाइप के दो सरफेस आपस में मान लो ये दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन जो बनेगा उस पे इनके जो इंटरसेक्शन का जो लाइक जो पोर्शन होगा वहां पे क्या बनेगा कर्व बनेगा। तो बेसिकली दो 3D के अंदर क्या होता है दो कर्व का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है कर्व देखने को मिलता है। बेसिकली इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस वी कीप अप कर्व। तो यहाँ पे कितने सरफेसेस लगे इसके अंदर दो लगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f of x1 x2 x3 is equals to 0 and f of f2 x1 x2 x3 is equals to 0। तो यहाँ पे दो कर्व आपको मिले उन दोनों कर्व से आप क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है लाइक अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन f इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y और अगर आगे x किसी एक दूसरे फंक्शन t दूसरे वेरिएबल t का फंक्शन है एंड y भी उसी सेम वेरिएबल g डैश हम कह सकते हैं g डैश लिख दो या फिर हम इसको कोई फंक्शन h t कह देंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है x एंड y अगेन किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। देखो f तो जो है वो x पे और y पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों वापस किसी एक t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो इस फंक्शन के लिए t क्या हो जाएगा पैरामीटर हो जाएगा। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन।
बेसिकली उस केस के अंदर हमारे पास में कोई भी कर्व के अगर आप पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो x1 तो वो x1 किसी आगे t का फंक्शन हो। सिमिलरली x2 जो होगा वो किसी आगे t का फंक्शन होगा और x3 जो होगा वो क्या होगा, x3 आगे t का फंक्शन होगा। बेसिकली द थिंग इज सारे जो भी यहाँ पे फंक्शंस हैं वो सारे किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, सब देख लो आप यहाँ पे t के फंक्शंस में। और अगर मैं इसमें पोजीशन वेक्टर की जैसे इन जनरल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो पोजीशन वेक्टर का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, तो ये तो सिंपल फॉर्म हो गया पोजीशन का, वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करता हूँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप i लिखना चाहते हैं इन कॉम्पोनेंट फॉर्म में तो हम यहाँ पे i भी लिख देंगे। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, तो बेसिकली क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर जो मिलता है आपको इन कंपोनेंट फॉर्म में वो क्या होता है। तो देखो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ टी ई वन। ओके, यहाँ पे एक्स ऑफ टी ई वन लिख देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे y ऑफ t, और नहीं तो सिंपल सा ना x1 x2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x1 लिख देता हूँ। इन कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको हमेशा यूज करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में। तो ये हो जाएगा x ऑफ t और यहाँ पर आ जाएगा आगे e1 प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x2 ऑफ t और आगे यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा x3 ऑफ t e3 हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर, हम इसको क्या कहते हैं, इट इज अ पोजिशन वेक्टर। ओके, नाउ अब यहाँ पे आगे आपके पास में जो x और ये जो है आर्क लेंथ, यानी कि कोई भी कर्व आपके पास में गिवन होता है और ये कर्व अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट या पोल जिसको हम कहते हैं, और यहाँ से ये है, इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो इस P से Q तक की जो आर्क ये देख रहे हैं आप, पी क्यू जो आर्क देख रहे हैं, इस आर्क लेंथ को हमेशा S से डिनोट किया जाता है। लेंथ ऑफ दिस आर्क इज डिनोटेड बाय S, इट इज अ फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पे जो x1t होगा या फिर जो आपके पास में x1 बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 इज बेसिकली फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 जो बनेगा वो फंक्शन ऑफ s हो जाएगा। 1 इज x, सिमिलरली x2 इज अगेन अ फंक्शन ऑफ s एंड x3 इज अ फंक्शन ऑफ s हो जाएगा। यहाँ इन कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पर भी 2 और 3 आ जाएगा। हाँ, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ, ये हमने क्या किसका इक्वेशन पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ कर्व इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ कर्व टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। आई थिंक देयर इज अ टाइपिंग एरर, सॉरी फॉर दैट। इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, सो इक्वेशन ऑफ प्लेन टर्म्स ऑफ, सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन की हम बात करते हैं 3D के अंदर, जब भी हम प्लेन की बात करते हैं क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे क्या होता है कि 3 वेरिएबल होते हैं, वी हैव 3 वेरिएबल्स, 3 हमारे पास में वेरिएबल होता है, और डी जो होता है वो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। अगर मैं ओरिजिन पे बात करता हूँ तो एट ओरिजिन जो आपको डी मिलता है वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है। एट ओरिजिन द डी इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, नाउ इसको अगर हम इन कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और लाइक अगर किसी अल्फा बीटा गामा अगर आप उसमें डायरेक्शन कोसाइंस लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा वेक्टर कैलकुलस का अगर बेसिक जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने वेक्टर कैलकुलस के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया। ठीक है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अल्फा बीटा गामा से कोई पास हो रहा है, कोई पॉइंट आपके पास में अल्फा बीटा गामा है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये तो क्या हो गया, सिंपल एट ओरिजिन, ये जो इक्वेशन मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है आपको, एक एट ओरिजिन 0 0 पर मिल रहा है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड होंगे वो क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा से रिप्लेस हो जाएंगे। थोड़े जो कि प्लेन है जो थोड़ा इधर हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये a इंटू एक्स माइनस अल्फा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड दैट कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे b इंटू वाई माइनस बीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा c इंटू जेड माइनस गामा प्लस d इज इक्वल टू। तो अगर वो ओरिजिन पे होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, और d का वैल्यू भी वहां पे हम 0 कंसिडर कर सकते हैं अगर उसका इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इक्वेशन ऑफ प्लेन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर,
अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो होते हैं इनको हम यहाँ पे डिसीज कहते हैं, और डीआर मतलब डायरेक्शन रेशियो। बेसिकली ए बी सी जो होता है, ए बी सी जो कोफिशिएंट, these are known as the डायरेक्शन रेशियोज। तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ऐसा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। कोई भी प्लेन आप बनाते हैं, ये आपके पास में कोई प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में, जस्ट इस टाइप से प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर में जो लाइन बन रही है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी। दिस इज नोन एज डी आर्स। इसको हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म में डी आर्स कहेंगे, डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। और प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है दैट इज अल्फा बीटा गामा, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, या फिर इनको हम शॉर्ट फॉर्म में डिसीज कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली concept of the like plane passing through the alpha beta gamma. Now in this differential geometry, instead of writing the x y z, we will use in component form. So instead of writing a b c, we will use here a1, a2 and a3. And similarly, using x y z, we will use x1, 2 and x. Okay, and using alpha beta gamma, सॉरी, को हम कैपिटल एक्स नोट करेंगे, तो 1 x2 एंड x3, और ऐसी टाइप से अल्फा बीटा गामा जो है दैट इज बेसिकली स्मॉल x2 स्मॉल x3. So the equation of the plane will be a, which is a1 x1 minus x1 is plus, ये क्या हो जाएगा, a2 x2 माइनस x2 प्लस a3 x3 माइनस x3 प्लस d इक्वल्स टू 0। d जो है वो यहाँ पे हम जीरो, जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो हम यहाँ पे 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि d जो है, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और आई कैन राइट बाय समीशन कन्वेंशन आई कैन राइट ai xi माइनस स्मॉल xi इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। इट इज अ समीशन कन्वेंशन फॉर्म। इन कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो गया आपके पास में प्लेन के बारे में बात। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बारे में। एक स्ट्रेट लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसके क्या क्या यहाँ पे फीचर्स होंगे, क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होंगी। तो स्ट्रेट लाइन की हमें पता है इक्वेशन, अगर कोई एक पॉइंट x1 x2 x3 से पास होने वाली अगर कोई आपके पास में स्ट्रेट लाइन है तो दैट इज बेसिकली दिस। ये स्ट्रेट लाइन हम सिंपली अगर 2D में बात करते हैं तो वो क्या होता है, x माइनस ए अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन बीटा। ओके, एंड इज इक्वल्स टू z माइनस सी अपॉन गामा यहाँ पर होती है। बेसिकली वही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स आई जितने भी हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल एक्स आई से, एंड ए बी सी जो है जितने भी हैं उनको हम स्मॉल आई से एक्स आई से रिप्लेस कर रहे हैं। एंड अल्फा बीटा गामा दैट इज नथिंग बट डिसीज, जिसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आई हो जाएगा। नाउ वेयर टी आई इज द कॉम्पोनेंट, यहाँ पे मैंने कर रखा है, वेयर टी आई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग द लाइन और टी आई आर द डायरेक्शन। तो टी आई को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, वेक्टर अलोंग द लाइन। जो भी लाइन आपको गिवन है उसके अलोंग जो भी वेक्टर यहाँ पे को हम टी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टी आई को हम डायरेक्शन रेशियो या फिर डिसीज कहते हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो। ओके, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे और ये डिसीज हो जाएंगे। दीज आर द डी आर्स, बेसिकली इनको क्या कहेंगे, डी आर्स कहेंगे ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। एंड डायरेक्शन कोसाइन, देयर इज अ टाइपिंग एरर, सॉरी, जो डिनोमिनेटर में होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। इट इज अ डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज, या इट इज अ दिस, जिसको डायरेक्शन कोसाइन कहता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइन और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। और नाउ अगर मैं इसको समीशन कन्वेंशन फॉर्म से लिखता हूं तो इट इज आई माइनस एक्स ओवर टी आई इज इक्वल्स टू लैम्डा, और द लाइन ऑफ इक्वेशन विल बी एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस लैम्डा
पी आई हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्या मिल गया, जस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 x2 एंड x3 इन कंपोनेंट। ओके, नाउ बात करते हैं यहाँ पे हम आर्क लेंथ ऑफ द कर्व के बारे में। बेसिकली आर्क लेंथ ऑफ कर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जस्ट सिंप्लिसिटी के फॉर्म में, सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसके जो भी एक दो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आर्क लेंथ की मैं बात करता हूँ तो xi इज इक्वल्स टू xit, इट इज अ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व। कोई भी आपको कर्व यहाँ पर गिवन है विद द इक्वेशन ऑफ कर्व जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला आपको कोई एक कर्व यहाँ पे दे दिया, उस कर्व को मैं इस टाइप से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं P0 कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे Pn कह रहे हैं। हाँ, इसके कुछ कुछ बीच में पोर्शंस हैं, उन पोर्शंस को हम यहाँ पे कह रहे हैं P1 P2 ना P3, और ऐसे करते करते Pi इसके जो पोर्शंस हैं। नाउ अब अगर मैं इसके कंपोनेंट को यहाँ पे बात करता हूँ, कंपोनेंट को डिनोट करता हूँ, तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, xi यानी कि x1 ऑफ t, फिर इसको लिखेंगे x2 ऑफ t, x3 ऑफ t। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, आई विल यूज जस्ट नोटेशन दैट इज नथिंग बट xi ऑफ ti, इट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। एंड नाउ अगर मैं nth टर्म के लिए बात करूंगा तो, और अगर मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ फॉर पर्टिकुलर दिस पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो पी आई पॉइंट है, तो इट इज नथिंग बट एक्स आई टी जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स आई टी एन हो जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। ऐसे हम इस आर्क को हमने डिफाइन किया। ना अब हम क्या करते हैं, इसी आर्क के लिए हम 3D में कंसिडर करते हैं। 3D में हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यानी कि 3 पैरामीटर हमको लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई टी जीरो इज इक्वल्स टू एक्स वन टी जीरो ई वन प्लस एक्स टू टी जीरो ई टू प्लस एक्स थ्री टी जीरो ई थ्री। ये एक जस्ट एक पॉइंट, यानी कि इसके इस कोऑर्डिनेट की बात हो गई ना। हमें पता है कि टी जीरो जो है वो टी एन से कम है, पैरामीटर की बात करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, लेट हमने इसको क्या किया, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, टी जीरो लेस देन टी वन, यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, टी वन हो जाएगा, इसके लिए टी टू हो जाएगा, इसके लिए टी थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी वन लेस देन टी टू लेस देन, ऐसे करते करते टी एन तक ये लेस देन हो जाएगा। डी एनी डिवीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने इनका डिवीजन कर दिया, यानी डिवीजन ऑफ द लेंथ टी जीरो टू टी एन। इसको हम एक इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके डिवीजन हमने छोटे छोटे पोर्शन हमने इसके ले लिए। एंड लेट द कोऑर्डिनेट एट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी के, कोई हम यहाँ पे केथ बीच में से उठाते हैं, इट इज नथिंग बट पी के, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स आई टी के हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स आई टी के, हमने उसका उठाया बीच में से कोई भी पॉइंट उठाया, और वहां से हम कहाँ तक चल रहे हैं, टी के प्लस वन तक चल रहे हैं। वहां से लेके हम जस्ट नेक्स्ट वाला जो है दैट इज पी के प्लस वन, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्स आई, और ये क्या हो जाएगा, टी के प्लस वन। ओके, इज अ टी के प्लस वन। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जो पॉइंट हमने लिए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ बनाने की करेंगे। अब बेसिकली मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ ताकि मैं इसमें एक कॉर्ड को ड्रॉ कर सकूँ। थिंक यू आर गेटिंग कॉर्ड, ये एक कॉर्ड यहाँ पर, ठीक है। मैंने पॉइंट थोड़ा सा ऐसे दूर लिया ताकि मैं उस एक आर्क ड्रॉ, सॉरी एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकूँ। तो नाउ पी के टू पी के प्लस वन क्या मिल रहा है, एक कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ को समझने। नाउ यहाँ पे मैं लिख रहा था कि कोऑर्डिनेट ऑफ के जो आपके पास एंड टी के प्लस वन का कोऑर्डिनेट एक्स आई ऑफ टी के हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स आई ऑफ टी के प्लस वन हो जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ, अब हमें सबसे पहले तो क्या निकालना होगा, लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। जो आर्क लेंथ है वो फाइंड करने के लिए कॉर्ड की लेंथ फाइंड, तो द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड को हम कह देते हैं पी के प्लस वन, पी के प्लस वन जो कॉर्ड है उसे निकालेंगे लेंथ, ये इस टाइप से। यहाँ पर पॉइंट जो है वो पी के हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स आई पी के, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो पी के प्लस वन, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स आई पी के प्लस वन, ठीक है। अब देखो, ये एक लाइन है, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट,
के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला कैन राइट इट इज एल के, इट इज अ रूट ऑफ, इज जस्ट रूट ऑफ, और इसके लिए हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, इसी टाइप से होता है। क्या हो जाएगा, एक्स वन टी के प्लस वन, तो पॉइंट को फर्स्ट सेकंड कंसिडर कर लेंगे, इस पॉइंट को फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। जस्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा एक्स वन और आगे आ जाएगा टी के, और इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स टू टी के प्लस वन माइनस एक्स टू टी के होल स्क्वायर, प्लस थर्ड वाला लिखेंगे तो एक्स थ्री टी के प्लस वन माइनस एक्स थ्री टी के हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा आप, ये यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड मिल गया, basically LK is nothing but, and write it in a sum, it is nothing but xi t k plus 1 minus xi t of k होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर से ऐसा नहीं करना है कि इसके होल स्क्वायर से हम इसके स्क्वायर रूट को हटा, इट इज इन समीशन कन्वेंशन, ये समीशन की फॉर्म में a इक्वल्स टू 1 टू 3 तक चल रहा है समीशन की फॉर्म में, इसलिए इसको आप स्क्वायर से, ऐसा नहीं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट को उड़ा दें, ऐसा नहीं कर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड लेंथ हो जाएगा, कॉर्ड्स लेंथ हो जाएगा, कॉर्ड का लेंथ हमने, अब हमें क्या करना है, आर्क लेंथ फाइंड। तो क्या करेंगे, देखो आर्क लेंथ फाइंड के लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम। देखना थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, बाय वैल्यू थ्योरम, हमने मीन वैल्यू थ्योरम ही यूज किया, उसके बारे में भी बताऊंगा। डेरिवेटिव थ्योरम में मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस, ऐसा होता है। तो हमारे पास में जो पॉइंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव एक्स आई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी ऑफ एक्स आई बाई डी टी, और ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इट इज नथिंग बट एक्स आई टी के प्लस वन माइनस एक्स आई टी के, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टी के प्लस वन माइनस हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें क्या चाहिए, उसका आर्क लेंथ चाहिए, ये हो जाएगा एक्स आई टी के प्लस वन माइनस एक्स आई इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स बाई डी टी इंटू टी के प्लस वन माइनस टी के हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। नाउ इन द लिमिटिंग केस, अगर p इन, नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इन द लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस टी के प्लस वन या पी टी के पी ऑफ टी के प्लस वन वाला पॉइंट जो है वो टेंड्स करेगा पी ऑफ टी के की तरफ। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो यहाँ लिखा है इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अब की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये जो आर्क इनके बीच में बन रहा है वो आर्क, और जो लेंथ होगा कॉर्ड का लेंथ वो क्या हो जाएगा, वो लाइक जीरो की तरफ टेंड करेगा। इन द लिमिटिंग केस ये पॉइंट अगर उस पॉइंट की तरफ टेंड करता है, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टी के प्लस वन माइनस टी के इज टेंडिंग टू जीरो। अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं आर्क की बात करता हूँ, पी के टू पी के प्लस वन जो आर्क है के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट क्या लग जाएगा, टी के प्लस वन माइनस टी के टेंडिंग टू जीरो, समीशन लेंथ क्या है, इसमें भी समीशन आ जाएगा पूरा, के इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड वो हमने पहले फाइंड कर रखा है, दैट इज आई इक्वल्स टू 1 टू n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं हम, वो क्या हो जाएगा, इट इज अ डी ऑफ एक्स आई, क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स आई बाई डी टी इंटू डी ऑफ एक्स आई बाई डी टी, सबके लिए हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके डेरिवेटिव्स ले लिए जाएंगे। अगर मैं इसी में बात करता हूँ, कर्व जो है वो कैसा कॉन्टिन्यूस है, इस सॉरी आर्क जो है वो कैसा कॉन्टिन्यूस, पी के टू पी के प्लस वन हम क्या कर देंगे समीशन की फॉर्म में, ये जो हमारा हमको यहाँ पे समीशन है बेसिकली इट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स आई बाई डी टी, जो कोऑर्डिनेट है उसका आप टी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करें, जो भी पैरामीटर है आप। लिमिटिंग केस के अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी जीरो से लेके टी एन, सारे जो पोर्शन है छोटे छोटे उन सब का जाएगा, एंड दैट विल बी समीशन ए इक्वल्स टू एन
डी ऑफ एक्स आई डी टी इंटू डी ऑफ एक्स बाई डी टी। अब देखो ये दोनों सेम चीज़, हम इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, बट स्क्वायर से कई बार हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग अलग ही लिख सकते हैं। और आई कैन राइट इट इज़ नथिंग बट टी जीरो टू टी एन, और विदाउट समीशन कन्वेंशन यूजिंग आई कैन राइट एक्स वन बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस x2 by dt whole square plus x3 by dt whole square. And now xi is nothing but xi of t. It means x1 is the function of t, x2 is again function of t, x3 is again a function of t. इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्क लेंथ का मिल गया जो कि p0 से लेके pn तक है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर, यहाँ पे हम ये ना लेकर के स्पेसिफिक नहीं रह जाएगा, अब ये P0 से Pn तक हो जाएगा, पूरे कर्व को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। बेसिकली ये आर्क लेंथ का फार्मूला होता है, और आर्क लेंथ को हम S से डिनोट करते हैं। इट इज नथिंग एस इफ P0 इज फिक्स पॉइंट। अगर आपके पास में P0 जो कि इसका इनिशियल पॉइंट है, ये P0 है और ये Pn है, तो अगर ये आपके पास में फिक्स पॉइंट है एंड Pn इज वेरिएबल, Pn जो है वो वेरिएबल है, कभी वो Pn यहाँ पर आ जाता है, कभी वो कर्व की लेंथ को बढ़ा देता है, कभी छोटा कर देता है, सच दैट उस केस के अंदर सच दैट आर्क जो होगा P0 इज S, उसको हम S से डिनोट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू T0 से T हो जाएगा एंड समीशन यहाँ पे आ जाएगा समीशन कन्वेंशन के फॉर्म में d ऑफ xi बाई डी टी इंटू डी ऑफ एक्स बाई डी टी, ठीक है। अल्टीमेटली इसका मीनिंग तो आगे क्या होने वाला, यही होने वाला। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो इसका डिफरेंस होगा ना डी ऑफ दिस, इट इज नथिंग बट डी टी। ये आगे जाके क्या बनेगा, डी टी बनेगा। सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि मेन अल्टीमेटली हमें इसकी ही तो लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आगे जाके डी टी बन जाएगा इसके इंटीग्रेशन की, और हम यहाँ पे आगे डी टी लिख देंगे, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन मिल रहा है अगेन हमें क्या मिलेगा, एक t का फंक्शन मिलेगा। इट इज जस्ट नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ t। इट मींस s इज अ फंक्शन ऑफ t। इट इज द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जो हमें मिला है वो फंक्शन ऑफ t मिला है। एंड अगर मैं फाइंड करता हूँ ds बाई डी टी, इट मीन्स रेट ऑफ कह दो या डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ कह दो, वो क्या मिल जाएगा आपको, डी फाई ऑफ टी ओवर डी टी। इसका भी तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, इसको हम फाई डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाई डॉट से जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। पैरामीटर टी लिख दो या फिर इसका मीनिंग हो जाएगा सीधा सा पैरामीटर, बिकॉज टी इज नथिंग बट पैरामीटर हियर। अब टी के रेस्पेक्ट में या फिर पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो उसको हम डॉट से डिनोट करेंगे। और आगे हम देखेंगे कि अगर मैं इस एक्स का आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में करूंगा तो वो एक्स डैश आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डैश जो होगा वो डिनोट कर रहा है बेसिकली डेरिवेटिव में थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, इट इज जस्ट आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस हो जाएगा, तो डॉट का मतलब हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में या फिर पैरामीटर के रेस्पेक्ट, और डैश का मीनिंग हो जाएगा कि वो आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हो रहा है। ओके नाउ अब हम एक क्वेश्चन, इस टाइप से आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर हमको कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 गिवन होता है। नाउ फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कर्व। x1 आपको दे दिया, दैट इज 3 cos hyperbolic 2u, x2 is nothing 3 sin hyperbolic 2u, and x cube is 3. Now u is here for this curve, u is nothing but parameter, तो u क्या हो जाएगा, इसके लिए पैरामीटर होगा। एंड क्वेश्चन आई थिंक आधा अधूरा है, ये 0 से लेके 2 पाई तक आपको इस इंटरवल में इसका वैल्यू फाइंड करना। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम क्या, जो पोजीशन वेक्टर है x1 x2 गिवन है, तो बेसिकली x ऑफ u गिवन है आपको यहाँ पे, इज x u1 e1 प्लस x2 ऑफ u e2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे x3 ऑफ u e3 हो जाएगा, ठीक है। और इनमें आपको इन सब की वैल्यूज गिवन है, तो सिंपली हमें क्या करना, आर्क लेंथ का फार्मूला है वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, बेसिकली एस इक्वल्स टू 0 to 2 पाई है, 0 to पाई है, 0 to 2 पाई गिवन है, तो 0 to पाई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ डी ऑफ एक्स आई बाई डी टी टू डी ऑफ एक्स
बाई डी टी टी के रेस्पेक्ट, सॉरी यू के रेस्पेक्ट, हमारा पैरामीटर जो है वो यू है ना, डी ऑफ यू और आगे डी हो जाए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे पार्शियल सॉरी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना है। वी हैव x1u which is 3 cos hyperbolic 2u। नाउ x डॉट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको हम x डॉट 1u कह देंगे, टी के रेस्पेक्ट में नहीं, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, दैट इज x डॉट, या फिर इसको सीधा लिख सकते हैं x1 ओवर du। ओके, ये क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक होता है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 6 साइन हाइपरबोलिक 2u हो जाएगा। एंड सिमिलरली x2 आपके पास में क्या है, हाइपरबोलिक साइन गिवन है, तो दैट इज साइन कॉस हाइपरबोलिक 2u हो जाएगा। एंड सिमिलरली x डॉट ये 2 x3u जो होगा दैट इज बेसिकली 6 ओनली। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो 0 टू पाई, और ये हो जाएगा समीशन में स्क्वायर लगेगा सबका, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 साइन हाइपरबोलिक 2u होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 6 कॉस हाइपरबोलिक 2u होल स्क्वायर, एंड प्लस ये हो जाएगा 6 और आगे du का इंटीग्रेशन कर, तो ये क्या हो जाएगा 36 सब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 टू पाई, बेसिकली 36 सब में से कॉमन आ गया, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u प्लस 1 प्लस 1 2, और इस टाइप से आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा, तो पूरा सिंप्लीफाई करने पे इनका जो कॉस हाइपरबोलिक तो 1 नहीं होगा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 2u प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2u, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 तो बाहर आ जाएगा, देखो 6 0 टू पाई, और ये जो इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगा u के रेस्पेक्ट में, इसका वैल्यू जो मिलेगा बेसिकली s इज इक्वल टू 3 रूट 2 कॉस हाइपरबोलिक 2 पाई, आपको इसका आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर, और इट इज नथिंग बट लेंथ और आर्क लेंथ, हम इसको इज आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ जो भी आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, जो भी कर्व गिवन है उस, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व की लेंथ हमें करनी है गिवन एज द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेसेस। आपको दो तरीके से गिवन हो सकता है, या तो आपको x1 x2 ये सारे सब कुछ गिवन हो, या फिर आपको क्या गिवन हो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ कर्व गिवन, बेसिकली आपको दो कर्व दे दिया, इट इज इलिप्स, और एक आपको कर्व दे दिया x cos हाइपरबोलिक z बाई a। Now from point a00 to the point xyz, okay, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर गिवन है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द पैरामेट्रिक फॉर्म में भी, इक्वेशन जब हम लिखेंगे कर्व के, तो x इक्वल्स टू a cos हाइपरबोलिक, u इक्वल्स टू b sin हाइपरबोलिक, z इक्वल्स टू au, ये पॉइंट आपको x y z की वैल्यूज गिवन है, या फिर x1 x2 x3 भी यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। और इनका क्या करना है, वही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो क्या फाइंड करना है आपको, डॉट फाइंड करना है, u r डॉट वगैरह सारा फाइंड करके, लिमिट जो गिवन है वो 0 टू पाई गिवन है, ठीक है, तो 0 टू u गिवन है, सॉरी 0 टू u, ठीक है, और उसी का यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, देखा, तो जस्ट फॉर आइडिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी, इस टाइप के जो यहाँ पे वेरिएशंस जो है वो क्वेश्चंस में होता है, तो किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, वो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड करने की कोशिश। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है बेसिक, जिसमें हमने बहुत सारी इक्वेशंस और फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो हमको यहाँ पे मिलता है, दैट इज आर्क लेंथ। होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।